हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 51 से लेके 54 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कैसे एनफोर्स होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से रिलेटेड डिस्कशन होगा आज की वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल पर एविडेंस एक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सीआरपीसी के अवेलेबल हैं, और आप विजिट कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड विथ नोट्स फॉर चार्ट नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 51 के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 51 हमको बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है, देखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं ना, बेसिकली वो प्रोमिसेस जिसमें आपका परफॉर्मेंस और सामने वाले का परफॉर्मेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेसिप्रोकेट होगा, मतलब अगर आप करोगे तो वो भी करेगा, आप नहीं करोगे परफॉर्म अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी नहीं करेगा परफॉर्म अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, सामने वाला पर्सन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। वो प्रॉमिस जिसमें आधा पार्ट आप परफॉर्म कर रहे हो, आधा वो परफॉर्म कर रहा है, तब एक प्रॉमिस एनफोर्स होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले सेक्शन 51 के एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी, ए नीड टू डिलीवर गुड्स अनलेस ए नीड नॉट डिलीवर गुड्स अनलेस बी इज रेडी टू पे। मतलब कि ए यहाँ पे सप्लायर है, और ये जो सप्लायर है वो गुड्स को तब तक डिलीवर नहीं करेगा जब तक बी उसका पेमेंट नहीं कर देगा। तो इस केस में यहाँ पर बी नीड टू पे इफ ए इज नॉट, और यहाँ पर अगर ए डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है गुड्स को तो बी पे नहीं करेगा। मतलब पेमेंट और सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो ए गुड्स को सप्लाई नहीं करेगा, अगर ए गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहा है तो बी पेमेंट नहीं करेगा। तो ऐसे प्रोमिसेस में क्या होता है ना कि जब तक प्रोमिसर अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा तब तक, मतलब प्रोमिसर अपने पार्ट को तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक प्रोमिसी अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा। तो दोनों का परफॉर्मेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड होता है। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सो सेक्शन स्टार्टिंग विद सेक्शन 51, when contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, the promisor need not perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर प्रोमिसर जो है, फॉर एग्जांपल अगर अपन सप्लाई ऑफ गुड्स का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर सप्लायर ऑफ गुड्स में प्रोमिसर हो गया सप्लायर की, वो गुड्स सप्लाई कर देगा। तो अब यहाँ पर ए तब तक सप्लाई नहीं करेगा गुड्स जब तक बी पैसे देने के लिए रेडी ना हो। अगर बी पैसे देने के लिए रेडी नहीं है तो फिर ए सप्लाई क्यों करेगा? तो बस इसीलिए यही बात कर रहा है सेक्शन 51। देन कम सेक्शन 52। अब देखो, सेक्शन 52 में बहुत सिंपल सी बात बोली है कि अब जब एक पार्टी का परफॉर्मेंस दूसरे पार्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी को बोल रहे हैं हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, क्योंकि वो दोनों को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अब दोनों को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है तो क्या ऑर्डर फॉलो होगा, मतलब कौन पहले करे? किसी को तो पहले परफॉर्म करना पड़ेगा ना अपना पार्ट। तो वही बात कर रहा है सेक्शन 52। द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए हो उसमें किस ऑर्डर में आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, कौन सी पार्टी को पहले करना है, अगर ये फिक्स्ड है पहले से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर उसको तो उसी तरीके से परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहले एग्री कर लिया कि नहीं, पहले गुड्स डिलीवर होंगे उसके बाद पेमेंट होगा, तो फिर तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली अग्रीड हो चुका है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, तो आपको पहले गुड्स डिलीवर करने हैं, सामने वाली पार्टी उसके बाद पेमेंट करेगी। बट अगर इफ इन केस आपने ये चीज़ एक्सप्रेसली अग्री नहीं करी तो फिर क्या होगा? तो उस केस में इट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन द मैनर और ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। तो जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो मतलब उस ऐसे ट्रांजेक्शन में जनरली जो होता है उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, के डिनोट्स कॉन्ट्रैक्ट, तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स the order followed usually is the payment of money and supply of goods are concurrent and have to be done simultaneously। तो अब जब सप्लाई ऑफ गुड्स की बात आती है तो उसमें हम अगर एक्सप्रेसली कोई चीज़ अगर फिक्स नहीं रखें, अगर हम एक्सप्रेसली कुछ डिसाइड ना करें कि किसको पहले परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में जनरली क्या होता है कि जब सेल ऑफ गुड्स होती है तो उस केस में एक हाथ लो वाला कंसेप्ट चलता है कि आप इधर से सामान दो और ये आप पैसे पकड़ो। तो ये दोनों कंकरेंट बेसिस पे परफॉर्म होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए तो अगर एक्सप्रेसली कोई ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ है तो फिर वो अगर सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कंकरेंटली परफॉर्म होगा, क्योंकि वो एक जनरल ट्रांजेक्शन है, वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ही ऐसा है कि उसमें कंकरेंट परफॉर्मेंस होता है।
तो ऐसे परफॉर्म होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 53 पे। देखो 53 बस इतनी सी बात बोलता है कि अगर मान लो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, ठीक है, अब क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, मतलब मतलब एक का परफॉर्मेंस दूसरे के परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में दो पार्टी एंटर हो जाती हैं और फिर एक पार्टी सामने वाली पार्टी को, मतलब दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करती है अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का, जिसमें जो कस्टमर है वो एंटर होता है, वो मतलब जो जिस पार्टी को अपना कंस्ट्रक्शन कराना है वो एंटर होती है एक बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। अब बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाने को तैयार है, आपकी बिल्डिंग बनाने को, लेकिन आप उसको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ही नहीं आने दे रहे हो, तो वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा? तो यहाँ पर आप प्रिवेंट कर रहे हो ना उसको अपने पार्ट को परफॉर्म करने से। तो अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो तो ऐसे केस में, और आप क्यों प्रिवेंट कर रहे हो? क्योंकि आप उसको आने ही नहीं दे रहे हो, तो आप ऐसी कंडीशंस इम्पोज कर रहे हो जिससे कि वो अपने काम करने में आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो। तो वो मतलब अब आप वो अपना काम कर नहीं पा रहा है। तो अब क्योंकि प्रॉमिस ऐसा था जिसमें बिल्डर अपना काम करेगा, उसके बाद कस्टमर जो भी पार्टी जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रही है वो पेमेंट देगी, बट क्योंकि जो कस्टमर है वो खुद ही प्रॉपर्टी में नहीं आने दे रहा है बिल्डर को, तो बिल्डर बनाएगा कैसे? तो ऐसे केसेस में अब बिल्डर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, और जो जिस पार्टी को अफेक्ट हुआ है, बिल्डर को अफेक्ट हुआ है, तो बिल्डर विल इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द कस्टमर फॉर कंपनसेशन एंड ही इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि वो तो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी था ना, वो आया भी प्रॉपर्टी में, बट आपने उसको एंटर ही नहीं होने दिया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये सेक्शन 53 अप्लाई होता है। अब ये जो प्रिवेंशन है ये रॉन्गफुल होना चाहिए। तो रॉन्गफुल से मतलब वही है ना कि आप गलत तरीके से उसको, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया है कि आप उसको उसकी प्रॉपर्टी पे बनाने दोगे, काम करने दोगे, और आप प्रॉपर्टी में ही नहीं एंटर करने दे रहे हो, या आप फॉर एग्जाम्पल उसको अननेसेसरी हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हो, आपने लाइट कट कर दी या आपने वाटर सप्लाई रोक दिया, तो जिस कारण से कंस्ट्रक्शन रुक रहा है, तो उस केसेस में फिर आप, क्योंकि आप भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो फिर वो वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हु इज सो प्रिवेंटेड। अब आ जाते हैं सेक्शन 54 पे, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट सेक्शन होगा। देखो सेक्शन 54 में बहुत सिंपल सी बात है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, होता क्या है ना कि जैसे मान लो अगर दो पार्टीज हैं, अब ये सेक्शन 54 इस बारे में बात कर रहा है जिसका पूरा क्रक्स मैंने लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रॉमिस डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ माई प्रॉमिस, ठीक है। मतलब कि अगर आप अगर XYZ प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर मैंने भी जो आपको प्रॉमिस किया मैं भी वो परफॉर्म नहीं करूंगा। इतनी सिंपल सी बात है। अब इसको हम इस प्रोविजन से समझ लेते हैं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सच दैट वन ऑफ द प्रॉमिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल अदर प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म्ड। मतलब कि सामने वाली पार्टी जब तक वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर देती, आप कॉन्ट्रैक्ट के अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करोगे, ना ही आप वो पार्ट क्लेम कर सकते हो जब तक वो पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म कर ले, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा कि प्रॉमिस, और उसके बाद जो सामने वाला जो प्रॉमिसर है वो फेल कर जाता है टू परफॉर्म सच अदर प्रॉमिस, देन ही कांट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब प्रॉमिसर यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिसर बोलता है कि मैं आपको, अगर प्रॉमिसर एक बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है जिसमें वो बोलता है कि आप मेरे लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, बट प्रॉमिसर ने ये बोला कि जिस प्लॉट पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उस पर मैं आपको वाटर फैसिलिटी और करंट फैसिलिटी अवेलेबल कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर, तो दोनों चीज़ें मैं अवेलेबल कराऊंगा। अब अगर वो दोनों ये चीज़ें अवेलेबल नहीं कराता है तो यहाँ पर मतलब उसने अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया, और उसकी इस वाली प्रॉमिस पर ही डिपेंड कर रहा था बिल्डर का कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि अगर पानी और बिजली नहीं होगी तो बिल्डर प्रॉपर्टी बनाएगा कैसे। तो अब यहाँ पर मान लो प्रॉमिसर ने ना तो उसको करंट सप्लाई कराया, ना ही उसने वाटर फैसिलिटी अवेलेबल कराई उस प्लॉट पर, तो उस केस में क्योंकि बिल्डर का जो प्रॉमिस था वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था कि उसको करंट और वाटर मिले, बट क्योंकि वो नहीं मिला तो इसलिए अब यहाँ पर बिल्डर is not liable to perform the contract and also the promisor is bound to compensate the builder is bound to compensate the promisor of reciprocal promise for loss caused due to failure to perform his promise, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बिल्डर आया अपना सारा सामान लेकर उसको आपने परफॉर्म नहीं करने दिया क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, तो उससे उसको जो भी लॉस हुआ ना वो लॉस भी वो आपसे रिकवर कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है? इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि आपने प्रॉमिस की थी वो चीज़ और उसका जो परफॉर्मेंस था जो उसको करना था वो डिपेंड कर रहा था सोनली आपके परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पर, और वो चीज़ आपने नहीं करी, ठीक है। तो इसीलिए अब आप उसको कंपनसेट करोगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 54, जो कि
बहुत सिंपल था। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जहाँ सेक्शन 55 ऑनवर्ड्स वेयर टाइम बिकम्स द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं देन डू वॉच ऑल माई वीडियोज़ एंड शेयर टू ऑल द पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, थैंक यू।